हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ सबसे पहले किन्होंने दिया था? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ जो होता है यह उन्होंने दिया था कि सॉर्डी एंड फजान ने दिया था। इन्होंने कहा था अगर कोई एलिमेंट अल्फ़ा बीटा एंड गामा पार्टिकल को इमिट करता है, एलिमेंट यानी क्या, एलिमेंट जो होता है कैसे समझेंगे इसको रेडियो एक्टिव है, वो मैं आपको जस्ट बताता हूँ। मैं कुछ आगे चल के मैं अभी ये जो जानना चाहता हूँ कि मतलब कि सॉर्डी एंड फजान ने जो ये लॉ दिया था किस बेसिस पे दिया था, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर कोई एलिमेंट अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल, ये जो आपका अल्फ़ा एंड बीटा एंड गामा पार्टिकल है, इसको जब इमिट करेगा तो इस मतलब कि पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट की पोजीशन कहाँ होगी, पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट की पोजीशन कहाँ होगी, उसके बारे में भी उसके बेसिस पे बात किया था। अब देखेंगे अब मैं उस पे आता हूँ कि कैसे समझेंगे कि ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। चलिए उस पर देख लेते हैं। अगर कोई एलिमेंट अल्फ़ा बीटा एंड गामा पार्टिकल को इमिट करता है, अल्फ़ा एंड गामा पार्टिकल को इमिट करता है, तो इसका मतलब यह है एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। जब कोई एलिमेंट, सपोज ये एलिमेंट है, अब जब ये अल्फ़ा या बीटा या गामा पार्टिकल को इमिट करेगा तो हम समझेंगे कि ये एलिमेंट जो है ये तीनों में से यानी किसी एक को भी अगर इमिट करता है तो समझेंगे ये रेडियो एक्टिव है। क्या है? रेडियो एक्टिव है। क्लियर? अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिशन क्या होता है। अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिशन यानी कि इसको हीलियम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये एलिमेंट है, इसको आप बोल सकते हो पेरेंट न्यूक्लियाई। क्या बोलोगे इसको? पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई। ये जो है ये नया प्रोडक्ट यानी नया जो एलिमेंट बना, इसको आप डॉटर न्यूक्लियाई बोलोगे। किस प्रकार से बना, चलिए उस पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले अभी क्या पढ़ रहे हैं? अल्फ़ा पार्टिकल इमिशन, यानी कि इसको हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं। अब देखिए इसको हीलियम न्यूक्लियस क्यों कहते हैं? हीलियम न्यूक्लियस को आप 2He4 भी बोल सकते हैं, 2He4 भी कह सकते हो। अब देखिए यहाँ पे यानी 2He4 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं। कैसे पता करेंगे इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होंगे? अब यहाँ पे देखो आप He, ये हीलियम जो है इस पे +2 मतलब कि इस तरह से है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन भी 2 है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है ये अब्सेंट है, इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है। इलेक्ट्रॉन जो है इसका अब्सेंट है, किसका? हीलियम का। यानी कि इस मतलब की स्थिति में, इस स्टेबिलिटी में। अब आगे देखेंगे ये जो एक्स एलिमेंट है, ये एक्स क्या है आपका एलिमेंट है और वाई भी एक एलिमेंट है। हमको पता नहीं, अभी इसको भूल जाइए, अब इमेजिन करो कि एक्स क्या है, एलिमेंट है। अब जेड का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, ये हो गया आपका ए का मतलब हो गया एटॉमिक मास। इतना तक तो पता है। अब ये एक्स एलिमेंट क्या करता है, मन में इमेजिन करो, एक्स एलिमेंट अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है, यानी कि माइनस अल्फा इस प्रकार से दिया हुआ है। मतलब माइनस अल्फा जो है इमिट कर रहा है। जब माइनस अल्फा को इमिट कर रहा है तो माइनस अल्फा को हम क्या कहते हैं? माइनस अल्फा इमिशन को हम हीलियम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। ये तो आपका पेरेंट न्यूक्लियाई है। जब इसको हीलियम न्यूक्लियस कहेंगे, यानी कि हम तो हीलियम न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या, ये इसको He2He4 यानी कि इससे रिलीज हो रहा है, मतलब इमिशन हो रहा है, 2He4 रिलीज हो रहा है। उसके बाद जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसमें से, यानी कि ये जो एलिमेंट बना इसमें हम लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, ये जो आपका है Z-2 लिखेंगे। Z-2 क्यों लिखें? क्योंकि ये 2 आ गया यहाँ पे। ये 2 क्यों आया? क्योंकि He2 मतलब कि अल्फा पार्टिकल यानी ये जो हीलियम है आपका, हीलियम न्यूक्लियस, ये आपका इमिशन हो रहा है। इसका जो इमिशन हो रहा है यानी पेरेंट न्यूक्लियाई का हीलियम न्यूक्लियस इमिशन होके नया जो एलिमेंट बना, यानी कि वाई एलिमेंट, यानी सॉरी गामा, ऐसे मान लो कि वाई एलिमेंट जो बना, इसको वाई एलिमेंट जो बन रहा है उसमें Z-2 करेंगे। और Z-2 करेंगे, अगर Z-2 यहाँ कर रहे हैं तो ऊपर में कितना करना पड़ेगा हमको? A-4। ये क्या था? एटॉमिक नंबर, उसमें से 4 करा था। यानी कि ये जो प्रोसेस है, यानी कि ये सब करना पड़ेगा। यहाँ पे Z था तो Z-2, वाई क्या है आपका? वाई एक मतलब जो आपका ये जो आपका नया एलिमेंट बना, यानी हीलियम जो है, आप इस नया जो प्रोडक्ट बना, इसको आप नया प्रोडक्ट का
एलिमेंट जो बना, आप इसको हीलियम मान लो, इसको आप मन में इमेजिन करो ये हीलियम है, हीलियम में यानी कि Z-2 हो गया और A-4 हो गया। इस प्रकार से आपको बस समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बना आपका डॉटर न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई से डॉटर न्यूक्लियाई इस प्रकार से बना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो गौर से वीडियो को देखें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आप इमेजिन करके मन में सोचो और देखो। अब आगे देख लेते हैं इसी में, जब पेरेंट न्यूक्लियाई, ये जो पेरेंट न्यूक्लियाई आपका, जब पेरेंट न्यूक्लियाई एक अल्फा पार्टिकल, ये जो आपका अल्फा पार्टिकल, जब पेरेंट न्यूक्लियाई एक अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है, इमिट किसको कर रहा है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब ये पूरा अल्फा पार्टिकल है, यानी कि ये बोलो या ये बोलो, इसको हम शॉर्ट में गम यानी कि अल्फा पार्टिकल का मतलब 2He-4 हो गया, ये इमिट कर रहा है। यानी कि डॉटर न्यूक्लियाई जो बनता है, इन दोनों में क्या होता है? रिलेशन। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? आइसोडाइफर्स होते हैं। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? आइसोडाइफर्स कहलाते हैं। कहा जाएगा एग्जाम में व्हाट इज आइसोडाइफर्स, तो आप बोलोगे जब पेरेंट न्यूक्लियाई एक अल्फा पार्टिकल को इमिट करके, जब पेरेंट न्यूक्लियाई जो ये आपका पेरेंट न्यूक्लियाई ये अल्फा पार्टिकल को, इस पार्टिकल को इमिट करके जो आपका नया डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है, तो इन दोनों के रिलेशन क्या होता है? इन दोनों का जो रिलेशन है, यानी कि पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई का रिलेशन जो होता है उसे हम कहते हैं आइसोडाइफर्स। क्या बोलते हैं? आप लिख सकते हो आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स आप इसको पेन और कॉपी लेके लिखो ताकि अच्छे समझ में आएगा। आगे देख लेते हैं इसी में, अल्फा पार्टिकल जैसे निकला तो एलिमेंट क्या होगा? 2 स्टेप्स पीछे चले जाएगा। एलिमेंट 2 स्टेप पीछे चले जाएगा। अल्फा पार्टिकल जैसे निकला, यहाँ से ये एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल निकला तो पीरियोडिक टेबल में 2 स्टेप पीछे चले जाएगा। 2 स्टेप पीछे चले जाएगा तो पीरियोडिक टेबल में तो क्या होगा? उसका पोजीशन हमको जानना है। चलिए हम आगे देख लेते हैं इसका पोजीशन। यहाँ पे मैं आपको जस्ट बता देता हूँ ये क्या है, एक्स। जैसे कि यहाँ पे पहले वाले में आप देखे थे कि यहाँ पे जैसे कि आपका यहाँ पे क्या बताया गया था, यहाँ पे ये आपका एलिमेंट है, उस एलिमेंट को अब यहाँ पे रख देते हैं आपको जनरली। ये एलिमेंट रेडॉन ले लेते हैं। इसमें इसका एटॉमिक नंबर ए कितना था? ए बराबर हो गया कितना? 88। तो ये जेड बराबर कितना हो गया? जेड बराबर यहाँ पे जेड बराबर कितना हो गया? 88। तो ए बराबर एटॉमिक मास कितना हो गया? 226। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ये अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहा है। जब ये रेडॉन जब अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा तो आगे जाके यहाँ पे हो जाएगा -2He4 को यहाँ पे 2 स्टेप, यहाँ ये जो आपका यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे बन गया रेडॉन। काहे कि ये जो हीलियम यानी कि इमिट किया न्यूक्लियर या हीलियम न्यूक्लियस को जब इमिट किया, यानी कि अल्फा पार्टिकल, इसको हम अल्फा पार्टिकल भी बोल सकते हैं। यानी कि इसको जब इमिट किया तो यहाँ पे इसको माइनस ऊपर में 4 कर दो। 226 में अगर 4 करोगे, यानी कि 226 -4 करोगे तो कितना होगा? और नीचे क्या करोगे? कितना में? 88 में 88 -2 करोगे, इतना में जिस प्रकार से मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपका क्या निकलेगा? यहाँ आगे चल के निकलेगा यहाँ पे नया आपका क्या बनेगा? यहाँ रेडॉन में यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आर ए था पहले, रेडियम। अब रेडियम से रेडॉन यहाँ पे जब बनने की स्टेबिलिटी में यहाँ पे 222 हो गया यहाँ पे, और नीचे कितना हो गया? 86 हो गया, यानी कि 2 घट गया, इतना घट गया। तो अब ये 2 स्टेप पीछे चल जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट लिया जिसका नाम है पोलिनियम। पोलिनियम जब लिया, ये क्या किया, इसका अल्फा पार्टिकल को मैं दूसरे कलर से चेंज कर देता हूँ। यानी कि यहाँ पे देखो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे लिख देते हैं -2He4 को इमिट किया, यानी अल्फा पार्टिकल यही हो गया -2He4 को। अब ये जब इमिट किया तो आपका नया क्या बना? यहाँ पे लेड बन गया। लेड क्यों बना? चलिए उस पर देख लेते हैं क्यों बना। लेड क्यों बना? उसी स्थिति में जैसे मैं आपको जस्ट बताया, तो इसमें से ये जो 4 है जेड, यानी कि एटॉमिक नंबर में से 4 माइनस होगा, यानी कि 200, यानी कि पोलिनियम कितना था? 215 था। 215 में यहाँ ये एटॉमिक मास हो गया, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 84 था, इसमें -4 होगा आगे चल के यहाँ पे आके। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 211 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा, यानी कि इसमें से 2 यहाँ पे माइनस कर दिए
यानी 88 में 84 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जो हो जाएगा 82। अब यहाँ पे देखो ये पोलोनियम जो है ग्रुप 16 का है, ये कितना है ग्रुप 16 का है, और ये आपका कितना है ग्रुप 14 का है। ये जब ग्रुप 16 का था तो जैसे कि ये 2 स्टेप पीछे चल जाएगा, ये हमको पता है। जब एलिमेंट अल्फा पार्टिकल इमिशन होता है तो यानी कि 2 स्टेप पीरियोडिक टेबल में पीछे चले जाता है। यानी कि ग्रुप 16 का था तो ये चलेगा कितना 2 स्टेप पीछे चले गया, यानी कि ग्रुप 14 में चले गया, यानी कि तब हो गया लेड। ये आपका लेड का फॉर्मेशन हो गया, नया एलिमेंट क्या बना लेड। क्लियर। अब यही ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ मतलब सॉडी एंड फजान ने बताया। अब आगे देखेंगे बीटा पार्टिकल इमिशन। अब इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। बीटा पार्टिकल इमिशन पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में कुछ जानकारी नॉलेज ले लेते हैं। जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट बीटा पार्टिकल को इमिट करता है तो क्या होगा, तो नया एलिमेंट बनेगा। उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर 1 ज़्यादा होगा। उसका एक एटॉमिक नंबर कितना होगा 1 ज़्यादा होगा, और उसका जो मास है एक मास में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, मास में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है 1 ज़्यादा होगा। यानी कि नोट में आप लिख सकते हो, यानी कि नोट में आप लिख लो, नोट में आप लिखोगे इन दिस इमिशन न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन। इन दिस emission neutron convert into product क्लियर। अब यहाँ पे एक मतलब नॉलेज की बात, यहाँ पे एक चीज़ जान लो कि ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है, ये आपको पता है। अब ये न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, जब न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है आपका न्यूक्लियस है, क्या है न्यूक्लियस है। जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है किस में, न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है किस में, प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन जो है जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, उस स्थिति में बीटा पार्टिकल निकल जाता है। उस स्थिति में जब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंजेस होता है, तब क्या होता है बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है, तब जाके बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है। बीटा पार्टिकल, इसी को कहते हैं बीटा पार्टिकल इमिशन। ये आप चाहो तो लिख सकते हो। यानी जब न्यूक्लियस के अंदर, मन में इमेजिन करो न्यूक्लियस, एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर न्यूक्लियस तो होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज जो होता है, यानी कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन क्या करेगा प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। चेंज होने के स्टेबिलिटी में, उस स्थिति में बीटा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल इमिशन होता है। क्या होता है, बीटा पार्टिकल इमिशन होता है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जान के। अब यहाँ पे देखिए बीटा पार्टिकल इमिशन में क्या था, ये आपका पोलिनियम है। ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एलिमेंट लिया, इसका एटॉमिक नंबर 84 है, एटॉमिक मास कितना है 215 है, इतना 4 है। अब देखिए इसमें क्या हम जाने, मतलब पहले हमको पता था, जब हम आपको बताया था कि इसमें क्या होता था, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता था, मास जो था वही सेम रहता था। मास इसका सेम रहेगा, 215 है तो यानी 215 है तो यही रह जाएगा। लेकिन एटॉमिक नंबर जो इसका 1 बढ़ जाता है, यानी कि +1 हो जाता है एटॉमिक नंबर में, तो यहाँ हो जाएगा 85। बस इतना ही करना है, इसमें 85 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब इसमें 85 हो गया, एटॉमिक नंबर बढ़ा, तो यानी कि पोलोनियम के बाद इसका एक ग्रुप भी बढ़ गया, तो यानी कि ये ग्रुप 16 का था, ग्रुप 16 का था, तो यहाँ पे हो गया ग्रुप 17, यानी कि 16 से एक स्टेप आगे चले गया। यानी कि बीटा पार्टिकल इमिशन में ये प्रोसेस हुआ। इतना तक तो आपको पता चल गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो गामा इमिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गामा इमिशन किस प्रकार से गामा इमिशन होगा, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। आप गौर से सुनिए और मन में इमेजिन करो। आप जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे मन में सोच लेते हैं, कोई मन में एक चित्र बना लेते हैं, किसी चीज़ का ले लेते हैं, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मन में ऐसे इमेजिन करो, जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा पार्टिकल, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा पार्टिकल को इमिट करता है, यानी अल्फा और बीटा पार्टिकल को जब इमिट करेगा
तो वो उसका जो न्यूक्लियस है एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। उसका न्यूक्लियस क्या होता है, यानी ये जो न्यूक्लियस है, यानी मन में सोच लीजिए ये न्यूक्लियस क्या होगा, जब ये दोनों का इमिट होगा, अल्फा और बीटा पार्टिकल का जब इमिट होगा तो न्यूक्लियस क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यहाँ पे मन में सोच लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे है तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में चले जाने के बाद फिर वह जब न्यूक्लियस, यानी कि ये न्यूक्लियस कहाँ चले गया, एक्साइटेड स्टेट में क्यों चले गया, क्योंकि अल्फा बीटा पार्टिकल का क्या हो गया, अल्फा बीटा पार्टिकल का इमिशन हुआ तो ये न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में चले गया। जब दोनों का इमिशन एक साथ हुआ तो जब ये नीचे आएगा, यानी फिर वो अपने अवस्था में न्यूक्लियस, कभी तो इसका एनर्जी खत्म होगा, जब इसका एनर्जी खत्म होगा, जब ये न्यूक्लियस फिर अपने अवस्था यानी कि अपने स्टेट में जब वापस आएगा, यानी जब न्यूक्लियस अपने स्टेट में वापस आता है, आ जाता है, तब क्या होगा, गामा पार्टिकल, तब गामा पार्टिकल का इमिशन होता है। तब गामा पार्टिकल का क्या होता है, तब गामा पार्टिकल को क्या करता है, इमिट करता है। गामा पार्टिकल को ऐसे समझ लीजिए, गामा पार्टिकल, तब इस प्रकार से गामा पार्टिकल इमिट होता है। अब इसमें नोट में यहाँ लिख सकते हो, नोट में ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ इज नॉट अप्लाई फॉर एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स। अब यहाँ पे लिख लीजिए, नोट में इसको नोट कर लीजिए, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ इज नॉट अप्लाई फॉर एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स। यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अब एफ ब्लॉक में लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज है। लेंथेनाइट यानी 14 है। और लेंथेनाइट में यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, पैरासीडोमियम Pr यानी आर रेडियो एक्टिव, और यहाँ पे क्या है, ऑल आर रेडियो एक्टिव। अब यहाँ पे देख लो आप, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में आप यहाँ पे क्या लिया, जैसे गामा इमिशन में पढ़े, इसमें अल्फा एंड बीटा दोनों पार्टिकल का इमिट हुआ था, तब न्यूक्लियस क्या हो गया था, एक्साइटेड स्टेट में चले गया था। उसके बाद वो अपने स्टेट में आने के बाद गामा का इमिशन हुआ था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखो अल्फा पार्टिकल इमिशन, जैसे पोलोनियम लिए, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 94 इसका एटॉमिक नंबर, ये आपका 94 हो गया, ये आपका 94 हो गया। ये इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 239 इतना हो गया। ये अल्फा पार्टिकल को इमिट करने के बाद इतना हो गया। ये आपको पता चल गया था कि किस प्रकार से हुआ, यानी ग्रुप थ्री का था तो इसमें ग्रुप 3 में ही था, यानी कि लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स, यानी कि ये सीरीज था, इसमें जिसमें जो ग्रुप में जो रहेगा उसी ग्रुप में रहेगा। और यहाँ यूरेनियम लिए, यूरेनियम में यानी कि इसका एटॉमिक नंबर हो गया 92 और एटॉमिक मास हो गया 235। तो ये बीटा पार्टिकल का इमिट किया, तो यहाँ पे हो गया बीटा पार्टिकल का इमिट करने के बाद यहाँ एनपी ने बीटा पार्टिकल यहाँ पे निकला था बाहर, तो यहाँ पे हो गया कितना, एनपी जो है, यानी इसका एटॉमिक मास हो गया 235, और यहाँ एटॉमिक नंबर ये कितना हो गया, यानी कितना था, 33 था, यानी 32 था, तो उसमें से +1 हो गया, यानी हो गया 33, इतना हो गया। तो ग्रुप 3 इसमें भी था तो ग्रुप 3 इसमें भी था। इससे हमको ये पता चला ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ इज नॉट अप्लाई फॉर एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स, यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स में ये हमको पता चला कि ये जो है पैरासीडोमियम जो है, यानी कि Pr रेडियो एक्टिव, यानी ऑल आर रेडियो एक्टिव, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। चलिए आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ये आपका क्लियर हो गया, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो यही हो गया जो सौडी एंड फजान ने दिया था। ये बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टडी कर सकते हो। आप इसको नोट करके नोट बाय नोट लिखो। अगर आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ है नीचे कमेंट करो। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ है तो आप अपने से भी कोशिश कर सकते हो, आप बार बार वीडियो देखो और आपको समझ में आ जाएगा मन में इमेजिन करके। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का लिंक उसमें भी आए और आप में भी आए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।